हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और उसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स डिस्कस किया एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंट्रोलिंग प्रोसेस। और कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इस वीडियो में हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 3 से। ओके, पॉइंट नंबर 3 बोलता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हम लोग जो एक्चुअली जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किस चीज़ से? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड के डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही क्लियर किया था कि स्टैंडर्ड क्या है? एक क्राइटेरिया है। हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हम लोग अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स को लगाते हैं। ओके, जिस प्रकार एक स्टूडेंट का या एक इंडिविजुअल पर्सन का एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टूडेंट का स्टैंडर्ड होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपनी परफॉर्मेंस को करने का प्रयास करता है। वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है उसके लिए उसने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया होगा और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो अपनी परफॉर्मेंस भी देता है। लेकिन हमें ये जानना होगा कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या जो स्टूडेंट वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है या इंडिविजुअल व्यक्ति जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है या स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। तो ये हम कब फाइंड आउट कर पाएंगे? जब हम कंपैरिजन कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द स्टैंडर्ड। ओके, ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ये इन्वॉल्व होता है कंपैरिजन में, कंपेयर करने में। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं हम लोग अपने स्टैंडर्ड से। एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बात अगर हम लोग करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, वो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, वो जो बिजनेस स्टार्ट किया है उसने उस बिजनेस का क्या किया है? एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है या एक अपना क्राइटेरिया रखा है कि हम अगर कितना भी लो जाएंगे तो हम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, अप्स एंड डाउन्स तो हर बिजनेस में लगा रहता है। कोई बिजनेस है जो कभी अप की ओर जाता है, कभी डाउन की ओर आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बिजनेस की में कंटिन्यू रहता है। कभी लॉस फेस करता है तो कभी प्रॉफिट फेस करतेगा वो। ओके, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या समझौता नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से या जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने बनाया है तब हमें एक रिजल्ट मिलेगा। ओके, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस। जब हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था और जो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस था दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गए। ओके, दोनों कहाँ पर डाइवर्ट हो गए। अगर हम लोग एक रास्ता से मूव ऑन कर रहे हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक हमें रीच करना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और आगे जाके थोड़ा हम डाइवर्ट होके फिर हम लोग यहाँ जाने लगे, तो ये जो पोजीशन है हम इस पोजीशन के रीज़न को फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा कर्व क्यों हो गए, हम लोग यहाँ क्यों चले गए, हम लोग डायरेक्ट ये वाला रास्ता में क्यों नहीं गए। हम यहाँ भी अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को या अपनी एक्टिविटी को डाइवर्ट कर दिया, अब इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। ओके,
ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, और जब नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किया जाता है तो हमें थोड़ा सा डिले होता है हर एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को जानने में, या जो उसका रिजल्ट मिलता है उसमें थोड़ा सा देरी होता है। लेकिन अगर हम लोग टाइम टू टाइम हर एक परफॉर्मेंस का या हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे, या उसको हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम लोग किस पोजीशन में अभी कंपनी में है, कितना और एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। अगर हम लोगों ने यही कंडीशन को अप्लाई किया या यही प्रोसीजर को हम लोगों ने कंटिन्यू रखा, तो हम लोग कितनी टाइम के बाद अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव तक रीच करना ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ वहाँ तक रीच कर पाए। ऑब्जेक्टिव तक हमें रीच करना है, तो यहाँ तक रीच करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को उपयोग करना पड़ेगा। अगर ये हमारा गोल है तो गोल तक पहुँचने के लिए हमें नंबर ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। अब रिसोर्सेज को जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लानिंग हम लोगों ने बनाया। प्लान के हिसाब से अगर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं या हमारे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है, तो उस डिफरेंसेस को फाइंड आउट करके हम रीज़न पता लगा पाएंगे। इफ़ द परफॉर्मेंस मैच द स्टैंडर्ड इट मे बी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर ये हम परफॉर्मेंस को मैच करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जब हमें रिजल्ट मिलता है तब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट अपने डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से चीज़ों को किया है। जो चीज़ हम लोगों ने अपने प्लानिंग में सोचा था या जिस प्रकार हम लोगों का प्लानिंग था उसी प्रकार हम लोगों ने अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो परफॉर्मेंस के टाइम पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करेंगे और जब हमारा मैच करेगा परफॉर्मेंस अपने प्लान परफॉर्मेंस से, तो हम ये मान लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, अंडर कंट्रोल है, ये मान लिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद हमें पता चलेगा कि डिफरेंसेस है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। करेक्टिव मेजर्स अगर वहाँ पर डिफरेंसेस होंगे तो, लेकिन जब हम कंपैरिजन के बाद हमें ये पता चलेगा कि जब सारी चीज़ें ठीक है और हर एक चीज़ एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो कंट्रोल में है। वो अंडर कंट्रोल है, वो लिमिट के अंदर ही परफॉर्म की जा रही है, लिमिट के बाहर नहीं जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइज करना। द डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड आर असेस्ड एंड एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डेविएशन। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉजेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। कॉजेज को कब फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अगर हम अपनी हर एक एक्टिविटी को एनालाइज करेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आइडेंटिफाई में ही हमें पता चलेगा कि हम लोग किस पोजीशन में हैं, हमारी कंपनी का क्या पोजीशन अभी है, और वो कारण पता चलेगा, कॉजेज ऑफ डेविएशन, वो कारण पता चलेगा। जिस कारण से हम लोग यहाँ से यहाँ तक मूव ऑन किए जबकि हमें स्ट्रेट जाना था। जब तक हम इसको एनालाइज करके कारण पता नहीं करेंगे, क्या हम फ्यूचर में उस चीज़ को दोबारा मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम इसको एनालाइज नहीं करेंगे या हमें कंपैरिजन के बाद पता नहीं चलता कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, तो ये चीज़ें फ्यूचर में भी रिपीट हो जाती, और जब ये चीज़ें फ्यूचर में रिपीट हो जाती तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो
प्रोसेस ऑफ जो काम का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। ओके, इसमें कंटिन्यूटी बना रहेगा। वो कंटिन्यूटी तब तक बना रहेगा जब तक वो बिजनेस अपना काम करता रहेगा। तो बिजनेस जो है वो अपना काम कर रहा है, अपनी हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम लोग टाइम टू टाइम उसे एनालाइज नहीं करते रहेंगे तो हम मिस्टेक्स को ही या एरर्स को ही बार बार रिपीट करते चले जाएंगे। अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें कॉजेस पता चलेंगे, कारण पता चलेगा, और जब कारण पता चलेगा तो हम लोग उस चीज़ को वहीं पर रुक करके स्टॉप कर देंगे और फ्यूचर में वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी के रिगार्डिंग हम लोग फ्यूचर से रिगार्डिंग कोई प्लानिंग करते हैं, ओके, प्लानिंग करते हैं कब, जब हम लोग अभी हैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है, तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है तो हम लोग उसी बेस पर करते चले जाएंगे जो हम लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं और हमें कारण पता चलेगा तो हम उस प्लानिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्यूचर के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम लोगों ने उसी चीज़ को कंटिन्यू रखा तो ये हो सकता है कि हम मिस्टेक्स पे मिस्टेक करते चले जा रहे हैं और वो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएगा। वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बने, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम रीजंस को फाइंड आउट करना है। ओके, पॉइंट नंबर 5 वी हैव इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। ओके, सही निर्णय लेना, ओके, सही टाइम पर सही एक्टिविटी परफॉर्म करना। अगर हमें एरर फाइंड आउट हो गया है, हमने एरर्स को फाइंड आउट कर लिया है, तो एरर्स को फाइंड आउट करने के बाद करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक कंट्रोलिंग का पार्ट है। अगर हम लोग कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग रीजंस फाइंड आउट करते हैं एंड आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ रीजन अगर हम लोगों ने करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं किया, ओके, या करेक्टिव एक्शन हम लोगों ने नहीं लिया, तो वो जो सारा एक्टिविटी हम लोगों ने किया वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। द फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो फाइनल स्टेप है वो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ओके, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन आर विदिन द एक्सेप्टेबल लिमिट। ओके, जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वहां पर हम सुधार नहीं करते हैं। जब हम अपना किसी परफॉर्मेंस में बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं या अपना पूरा एनर्जी उसमें लगा देते हैं और हमें लगता है कि हमने अपना 100% दिया है, तो हमें उसे बार बार सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और वो एक्टिविटी जब हम एक्चुअली उसको परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों ने उसे कंपेयर किया और कंपैरिजन के बाद हमें पता चला कि दोनों परफॉर्मेंस जो है वो मैच कर गया है। हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस और हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जब दोनों मैच कर गया तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा करेक्टिव एक्शंस लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और पता चला कि जब हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म किया और वो एक्टिविटी ऑलमोस्ट या नियर बाई टू आवर प्लान है, वहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वो एक्सेप्टेबल है तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ आना है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ये जाके यहाँ चले आए, तो ये अगर एक्सेप्टेबल है तो हम इस चीज़ को रहने देंगे। अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम इसमें करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके रिगार्डिंग अगर हमें लगता है कि हमें सुधार करना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें और इसको रेक्टिफाई करना चाहिए, तो हम वहाँ पर स्टॉप होकर के वहाँ पर करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो एक्शन ले सकते हैं जहाँ पर हम उस चीज़ को करेक्ट कर पाए। ओके, बट वेयर सिग्निफिकेंट डेविएशन ऑकर करेक्टिव एक्शन इज टेकन। लेकिन जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, अगर अभी हम लोगों ने सुधार नहीं किया या हम लोगों ने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया और ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ पर हमें
करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए। ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए हमें अलग अलग प्लानिंग बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग प्लानिंग होगा, उसका रिक्वायरमेंट भी अलग होगा। अगर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को के रिक्वायरमेंट्स को कंपेयर करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग दोनों के लिए अलग अलग प्लानिंग करते हैं और दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोग अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्लान बनाते हैं और दोनों पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों की एक्टिविटी को उन्हीं के डिपार्टमेंट से, कौन से, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा और जो उनका डिजायर्ड यानी जो प्लान परफॉर्मेंस होगा, दोनों को कंपेयर करने के बाद हम रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। रीज़न फाइंड आउट करने के बाद अगर लगेगा कि ये एक्सेप्टेबल है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है या ऑलमोस्ट ये मैच करता है, तो हम लोग उसको वैसे ही एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन जब लगता है कि नहीं इसे एक्सेप्टेबल नहीं माना जा सकता है, इसने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो वहाँ पर हम करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स। Techniques of managerial control may be classified into two categories. टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वी हैव इज ट्रेडिशनल टेक्निक्स एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल, सेकंड इज मॉडर्न टेक्निक्स। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स के बारे में। ट्रेडिशनल, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंबे समय से चलता चला आ रहा है, लॉन्ग टाइम से लोग उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को छोड़ दिया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न टेक्निक से तो ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो थोड़ा टाइम टेकन है, वो टाइम को ज़्यादा कंज्यूम करता है। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल टेक्निक्स को उतना वैल्यू नहीं किया जाता या उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है ओवर द मॉडर्न टेक्निक्स। लेकिन दोनों ही टेक्निक्स का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ओके, जब हम लोग के पास बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स या मेथड्स नहीं हुआ करते थे तब भी हम कौन से टेक्निक्स को यूज़ किया करते थे, ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ किया करते थे। उस समय के लिए जिस समय बिजनेस को जब हमने बिजनेस को इनिशिएट किया था, ओके, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे या मॉडर्न टेक्निक्स नहीं था, तो वहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड्स या ट्रेडिशनल टेक्निक्स के माध्यम से ही अपने बिजनेस को रन कर रहे थे। और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन समय के साथ, टाइम के साथ जब कस्टमर के डिमांड चेंज होने लगे, उनका जो प्रायोरिटी है, उनका जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, उसमें चेंजेस आने लगे, तब हमें लगा एज अ बिजनेसमैन तो वहाँ पर टेक्निक्स के रिगार्डिंग चेंजेस लाने पड़े। अगर बिजनेसमैन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं लाता, क्या वो एज इट इज़ अपने बिजनेस को अभी तक रन कर पाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ बिजनेसमैन या नंबर ऑफ बिजनेस में हम देखते हैं कि हमारा जो कंपटीशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स को ही इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें उन टेक्निक्स को भी चुनना होगा जो आज के टाइम पर है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में हम पहले बात करेंगे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बारे में। इट enables द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ओके, ये हेल्प करता है मैनेजर को क्या कलेक्ट करने में? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या होता है?
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है, अगर मैं मैनेजर हूँ और ओके मुझे कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, अगर मैं खुद गया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, लोगों से बात किया, उनके व्यूज़ के बारे में जाना, उनके ओपिनियंस के बारे में जाना, उनका क्या टेस्ट है या क्या प्रायोरिटी है, वो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा। अगर मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड किया और उसने मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके पास आउट किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, और उस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड होगा। वो इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड होगा जो हो सकता है कि कस्टमर्स ने नहीं बताया हो, या जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने दिया वो हम तक नहीं पहुंच पाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ए को कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, तो वो हर एक कस्टमर के पास जाएगा, ओके उस एरिया को वो कवर करेगा जिस एरिया में उसका बिजनेस है, और वो एक एक इंडिविजुअल से उनके व्यूज़ के बारे में जानेगा, उनके ओपिनियंस के बारे में जानेगा, उनके आइडियाज़ के बारे में जानेगा, और इनके थ्रू जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक कलेक्ट कर रहा है, ए और कस्टमर्स के बीच में कोई दूसरा नहीं है, एक जगह ए है और एक कस्टमर है, जब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो बीच में कोई नहीं है इंटरप्ट करने वाला, रोकने वाला। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन ए को बी ला करके देगा, ए ने बोला कि तुम्हें जाकर के कस्टमर से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जब ए ने बी से बात किया तो उसने देखा कि जो कस्टमर है वो बहुत सारी बातें बता रहे हैं, अब वो बहुत सारी बातों को याद नहीं कर पाया, तो उसने बहुत सारी बातें ए को बताई और बहुत सारी बातें ए को नहीं बताई। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड में काउंट नहीं होगा, बट इट इज़ वेरी टाइम कंजप्शन, टाइम कंज्यूमिंग। ओके, ये जो मेथड है या ये जो टेक्निक है वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है? क्योंकि ए को हर एक कस्टमर के पास जाकर के उनसे इंटरैक्ट करना है, तो वहाँ पर वो अपना मैक्सिमम समय हर कस्टमर को दे रहा है, तो ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ जॉब। जितने तरीके के जॉब्स होते हैं, अगर हर जॉब में जो मैनेजर है वो जाकर के इंटरैक्ट करेगा तो वो अपने दूसरे कामों को कैसे कर पाएगा? वो केवल इंफॉर्मेशन ही गैदर करेगा तो दूसरा काम कौन करेगा? वो दूसरे जितने काम है वो उसके डिले हो जाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 2, स्टैटिकल रिपोर्ट्स। स्टैटिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज। अगर हम लोग किसी रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली लोग क्या सोचते हैं और हमने किस प्रकार अपना काम किया। अगर हम लोग स्टैटिकल एनालिसिस कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन एक्सेट्रा। ये तरीका होता है या ये फॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, प्रेजेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अगर मैनेजर को जानना है, मैनेजर को पता लगाना है कि जो हमारा परफॉर्मेंस था वो कितना अच्छा हो गया या हम लोगों ने कितना परसेंटेज उसको अचीव किया। ओके, तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, कोरिलेशन के माध्यम से। ओके, द थर्ड पॉइंट वी हैव इज ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या बोलता है? इज अ टेक्निक टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? तो ब्रेक इवन पॉइंट हम उसे बोल सकते हैं जहां पर हम ना ही प्रॉफिट कमाते हैं और ना ही हम लॉस कमाते हैं। ओके, हम सारे लोग हैं जो दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, वहाँ पर अपने अपने डिज़ायर के हिसाब से या अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट को पसंद करते हैं।
अब दुकान वाले के पास जाकर के बोला कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो दुकान ने बोला ठीक है सर, आप बिल्कुल ले सकते हैं, और इस प्रोडक्ट का जो दाम है वो 1000 है। कितना है? 1000, यानी 1000 है उस प्रोडक्ट का दाम। तो ए ने बोला कि नहीं भैया मुझे 1000 में तो नहीं, मुझे आप दे दो 700 में। कितने में दे दो? 700 में। अब दुकान वाले ने बोला कि भैया 700 में तो हमने खुद परचेस किया है, तो आपको कैसे देंगे हम? तो ए ने बहुत इंसिस्ट किया और दुकान वाले ने उसको 700 में वो प्रोडक्ट दे दिया। अब ये बात है कि क्या दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्योंकि दुकान वाले का जो रेट था प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो था 1000, लेकिन जब ए ने बोला कि नहीं भैया मुझे 700 में ही प्रोडक्ट चाहिए, और ए ने बहुत इंसिस्ट किया और शॉप वाले ने उसे 700 में वो प्रोडक्ट दे दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि जो शॉपकीपर था या जो दुकानदार था उसको ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। जितने में उसने खरीदा था उतने में ही उसने उसे बेच दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारा पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हम ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और ना लॉस कमाते हैं, लेकिन वो जो सिचुएशन होता है या वो जो पॉइंट होता है वो होता है ब्रेक इवन एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, बजटरी कंट्रोल। ओके, इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। ये किसका है? मैनेजरियल कंट्रोल का एक टेक्निक्स है इन विच, इसके अंदर ऑल एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन एडवांस। प्लान्ड इन एडवांस। यहाँ पर हमें पता चला कि जो बजटरी कंट्रोल है वो पहले से ही इसमें बना लिया जाता है, यानी पहले ही उसका प्लानिंग कर लिया जाता है। कंट्रोल इन विच ऑल द एक्टिविटीज आर प्लान्ड इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट। और किसके फॉर्म में? वो होता है बजट के फॉर्म में। ओके, हम लोग देखते हैं कि जब ईयर का स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करता है, आने वाले मंथ्स के लिए या आने वाले पूरे के पूरे एक साल के लिए उसमें उसका क्या प्लान है वो कहाँ प्रेजेंट करता है? पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। तो वो अपने पूरे एक साल के बजट को वहाँ पर प्रेजेंट करता है और ये बताता है कि मैं किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में या किस एरिया में कितना इन्वेस्ट करने वाला हूँ। ओके, तो वो ये क्या करता है, ईयर के फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही सारा का सारा चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको हेल्प प्रोवाइड होगा कि वो अपने कामों को सिस्टमेटिकली परफॉर्म कर पाए। अगर हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस से रिलेटेड कोई प्लान नहीं होगा, क्या हम लोग उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमारे पास एडवांस में ही सारा कुछ अवेलेबल हो जाए या हम उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं फ्यूचर का, और वो जब आ जाता है तब हम उसे परफेक्टली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो वो है बजट हमारा। उस बजट में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग हम लोग प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं। एंड एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विथ बजटरी स्टैंडर्ड। और एक्चुअल रिजल्ट को हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? जो हमारा बजटरी स्टैंडर्ड होता है। ओके, हर डिपार्टमेंट या हर सेक्टर के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक अलग अलग बजट बनाया है। उस सेक्टर के लिए अलग बना होगा, उस डिपार्टमेंट के लिए अलग, उस एरिया के लिए डिफरेंट बना होगा। तो जो हमारा बजटरी स्टैंडर्ड है हम उसको कैसे, या हमारा जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ, जो परफॉर्मेंस हमने दिया, परफॉर्मेंस के बाद जो हमें रिजल्ट मिला, अब हम उसको किससे कंपेयर करेंगे? जो हमारा स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड कौन सा है? बजटरी स्टैंडर्ड है। ओके,
इसमें अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, द फर्स्ट इज सेल्स बजट। सेल्स से रिगार्डिंग अगर हमें कुछ अच्छा करना है या हम अपने सेल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बजट बनाएंगे। ओके, देन वी हैव प्रोडक्शन बजट। और प्रोडक्शन बजट में हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए या प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उन सारी एक्टिविटी को हम कहाँ मेंशन कर देंगे, बजटरी प्रोडक्शन बजट में। देन मटेरियल बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एंड कैश बजट, ये सारा जो है वो है टाइप्स ऑफ बजट है। ओके, नाउ वी हैव द एडवांटेज। अब बजट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका एडवांटेज या उसका फायदा क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में हेल्प ये प्रोवाइड करता है। ओके, हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पाए, रीच कर पाए, ये बजट जो है वो हेल्प करता है। बजट क्यों हेल्प करता है, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स का अलग बजट बनाया, प्रोडक्शन का अलग बनाया, मटेरियल से रिलेटेड अलग बनाया है। तो इस तरीके से हमारे पास हर कुछ क्या है, सिस्टमैटिक फॉर्म में है। हमें पता है कि हमें सेल्स में कितना देना है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट करना है। तो इस प्रकार हम लोग अपनी सारी की सारी एक्टिविटी को परफेक्टली कर पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी रीच कर पाएंगे। इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज। ये एक माध्यम है, एक स्रोत है, एक सोर्स है मोटिवेट करने का। किसे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का। देन हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल होता है अगर हमने उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया या उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया तो हम रिसोर्सेज के साथ न्याय नहीं करेंगे। ओके, हम उसके साथ अगर हमारा वेस्टेज बढ़ता चला गया तो हमारा जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा और हमारा जो प्रॉफिट है वो लो हो जाएगा। अगर हम मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, ये हम तब कर पाएंगे जब हम बजट प्रिपेयर कर पाएंगे। और बजट में हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में या किस एरिया में हमने कितने रिसोर्सेज को लगाना है या कितना रिसोर्सेज जो वहाँ पर इंगेज होगा, तब जा कर के हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव तक रीच कर पाएंगे। या हमारा जो प्लानिंग है हम उस प्लानिंग को रीच कर पाएंगे या उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपने परफॉर्मेंस को कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ तभी संभव होगा जब हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। देन इज ऑल्सो यूज फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प करे, उनको सहयोग करे, सपोर्ट करे, ये कब संभव होगा या कब पॉसिबल होगा, जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग बजट प्रिपेयर करेंगे। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग बजट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का अलग बजट होगा। जब इन दोनों डिपार्टमेंट का बजट अलग होगा तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स नहीं होगा। अगर हम बजट प्रिपेयर नहीं करें और हम बोल दें कि इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 60% का यूटिलाइजेशन था लेकिन हमने दिया कितना, उसको 50% दिया, 10% कम दिया। हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में 40% चाहिए था और हमने दिया कितना, 50% दे दिया, तो 10% ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पर ओवर यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर जितना चाहिए था हमने उतना दिया नहीं, तो डिस्प्यूट्स होने का चांसेस है। तो अगर हम लोग बजट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट अगर हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बेनिफिट उसको मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मॉडर्न टेक्निक्स में हम लोग 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एक हमारा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा हमारा है रेशियो एनालिसिस। पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ टेक्निक। ओके, ये एक टेक्निक है
इन विच प्रोवाइड द बेसिक यार्डस्टिक फॉर द मेजरिंग वेदर और नॉट इन्वेस्टेड। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टेड कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली फॉर जनरेटिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, इसका एक फॉर्मूला है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इनकम बाय सेल्स इनटू सेल्स बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है क्या? हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है या जो कैपिटल अवेलेबल है, हम उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि जहाँ पर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ से हमें रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेस का तो फंडा है। क्योंकि बिजनेस में हम अपनी हर एक एक्टिविटी को तभी करते हैं जब हमें उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। हम सोशल वेलफेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वो पॉइंट के बारे में बात करें जिस पर्पस के लिए बिजनेस को बनाया जाता है। वो सोशल वेलफेयर करना है हर बिजनेस को या हर बिजनेसमैन को करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव को छोड़ दे या उस चीज़ को छोड़ दे जहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने वाला होता है, जहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने रिटर्न के बारे में नहीं सोचा, ये तो एक बिजनेस की बात हो गई। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल हमारे पास है ए और हमारे पास है बी, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ए क्या करता है, बी को हमेशा उसके नीड्स के टाइम पर, जब भी बी को ज़रूरत होता है, ए उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। उसे अगर पैसे चाहिए तो ए दे देता है, उसे केयर चाहिए तो वो भी वो दे रहा है, उसे सपोर्ट चाहिए वो भी वो दे रहा है। तो क्या ए नहीं चाहेगा कि ए को बी के द्वारा कुछ रिटर्न मिले? बिल्कुल चाहेगा। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट इसीलिए करते हैं, या उनका इंटेंशन हो या नहीं हो, लेकिन मन में ये बात रहती है कि चलो मेरा एक फ्रेंड है कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो वो मेरे साइड खड़ा रहेगा। ओके, तो ए जो उसका केयर कर रहा है या ये कर रहा है, ये पर्पस के लिए नहीं कर रहा कि ए उसके बी भी उसको रिटर्न करे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ए को ज़रूरत पड़ेगा तो बी भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बी ये नहीं बोले कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं तुम्हें कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं पहले हम उसको देख लेंगे कि हमें वहाँ से रिटर्न कितना मिलेगा। अगर लॉसेस ज़्यादा होने वाले हैं तो वहाँ हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वहाँ हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस रेफर्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना बाय कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये सारा कुछ क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके